चलो जी देखो बोर्ड पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में। तो इससे पहले हम लोगों ने द्विवेदी युग के जो कवि है महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओथ और कौन थे, रामनरेश त्रिपाठी, इनके बारे में पढ़ लिया है। और अगले जो हमारे कवि है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कवि है द्विवेदी युग के। तो इनके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे कि जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचनाएं क्या है, जन्म क्या हुआ था। ठीक है, ये द्विवेदी युग में क्या क्या किए हैं, क्यों ये महत्वपूर्ण है। तो अगर बात किया जाए जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म, क्योंकि कोई भी कवि हो तो जन्म जरूर जानकारी होना चाहिए। तो जन्म की बात किया जाए तो 1866 ईस्वी का वो समय है जब द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का इस धरती पे क्या हुआ था, जन्म हुआ था या अवतरित लिए था। आजकल यही ट्रेंड में चल रहा है कि क्या हुआ, अवतरित। हाँ, सबको ये आजकल शुद्ध हिंदी बोलने सीख गया है। अगर बात किया जाए जन्म स्थान की, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का जन्म स्थान क्या है, तो जन्म स्थान इनका जो है वो वाराणसी, हाँ, महादेव की नगरी वाराणसी, वाराणसी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में। ठीक, जन्म हुआ था वाराणसी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसको हम लोग बनारसी बोलते हैं, काशी भी बोलते हैं। अब अगर बात किया जाए मृत्यु, तो मृत्यु का अगर बात किया जाए तो 31 जून 1932 ईस्वी, यानी इनके जन्म हुआ था 1866 ईस्वी में, मृत्यु हो गई थी 31 जून 1932 ईस्वी को। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा जानते हैं द्विवेदी के जो महत्वपूर्ण कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी, इनके कुछ महत्वपूर्ण इनके बारे में बातें, क्या महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि क्यों ये महत्वपूर्ण बातें या महत्वपूर्ण तथ्य का मतलब ये होता है कि जो कवि है वो क्या क्या अपने लाइफ में किए हैं जो महत्वपूर्ण है। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर जी कवि, लेखक, कवि थे, लेखक थे, संपादक थे। पहला पॉइंट क्या था कि ये कवि, लेखक, लेखक मतलब लिखने वाले, कवि मतलब काव्य रचने वाले, लेखक और संपादक यानी संपादन करने वाले, संपादक थे। हाँ, अब संपादन की मतलब पत्रिका का क्या किए, संपादन किए थे। तो ये तीनों कौन करने वाले थे, तो कौन थे, जगन्नाथ दास रत्नाकर जी थे। ठीक है, रत्नाकर जी, ये इंपॉर्टेंट चीज है, रत्नाकर जी, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, रत्नाकर जी फारसी भाषा में, रत्नाकर जी फारसी भाषा में, सब कोई चल ही नहीं रहा है, क्या चक्कर है। रत्नाकर जी फारसी भाषा में जकी, जकी, ठीक है, जोकी नहीं है, जकी है, जकी कपड़े का ब्रांड है, जोकी तो उसकी बात नहीं हो रही है, जकी उपनाम से क्या करते थे, रचना करते थे। अगर पूछा जाए कि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी फारसी भाषा में कौन से नाम से रचना करते थे, तो जकी नाम से। ठीक है, समझ में आया? ये दूसरा पॉइंट इनके बारे में महत्वपूर्ण बातें हैं कि रत्नाकर जो थे वो फारसी की में जकी नाम से क्या करते थे, रचनाएं को रचित करते थे या लिखते थे। ठीक है, अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये भी कि उद्धव शतक, तीसरा नंबर है उद्धव शतक। थर्ड पॉइंट क्या है, उद्धव शतक। उद्धव शतक जो तुम्हारे बुक में भी दिया है, उद्धव शतक, ठीक है, और गंगा अवतरण, दो को पढ़ना है। तो उद्धव शतक रत्नाकर जी की सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। ये क्वेश्चन आता है कि रत्नाकर जी की सबसे प्रसिद्ध सर्वश्रेष्ठ रचनाएं कौन सी है, तो उद्धव शतक। उद्धव शतक रत्नाकर जी की
रत्नाकर जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है, यानी सबसे ज्यादा डिमांडिंग रचना कौन सी है? तो उद्धव शतक, ठीक है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध इनकी ये रचना है। अगला पॉइंट है रत्नाकर की काव्य की भाषा। ये बहुत बार पूछा जा चुका है कि रत्नाकर की काव्य की भाषा क्या थी। रत्नाकर की काव्य की भाषा, काव्य की भाषा क्या थी, कौन बताएगा? तो इनकी काव्य की भाषा जो थी ब्रज, ठीक है, ब्रज भाषा, ठीक है, ब्रज भाषा थी। तो ये क्वेश्चन आया था यूपीएलटी ग्रेड, अभी जो हुआ 2 दिन पहले, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के जो 22 गो भाषा संविधान में दिया गया है, 22 भाषा क्या है, संवैधानिक है भारत में, तो उसमें से ये पूछा था कौन नहीं था, उसमें ऑप्शन था ब्रज भाषा भी, तमिल था, और भी दो गो थे, नेपाली था, और भी एक था कोई, और उसमें ब्रज भाषा भी था। तो ब्रज भाषा जान लो कि ये हम लोग का जो 22 गो भाषा है उसमें सम्मिलित नहीं है। हाँ, तो ये ब्रज भाषा एक लोकल भाषा है, यानी कुछ हिस्से में बोला जाता है, जैसे मथुरा हो गया, मेरठ हो गया, उस एरिया में बोला जाता है ब्रज भाषा, ठीक है। तो यहां तक चीजें क्लियर हुआ। अगला है आधुनिक, आधुनिक मतलब आज के डेट में मथुरा मेरठ जो भगवान कृष्ण की जो एरिया वाला है क्षेत्र, हाँ, वहां पे ब्रज भाषा का प्रयोग होता है। आधुनिक काल के, आधुनिक काल के भ्रमर गीत परंपरा, क्योंकि भक्ति काल में भी भ्रमर गीत था, भक्ति काल बोला है रीति काल में, क्योंकि सूरदास जो थे वो भ्रमर गीत के क्या थे, शुरुआत करने वाले थे। तो सूरदास जी थे कौन से काल के थे, घर में बता दीजिए क्या जी, रीति काल, वो भक्ति काल में था ना सूरदास, हाँ, अष्टछाप के कवियों में थे, तो रीति काल में नहीं होगा, भक्ति काल में थे। तो ये आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा के लेखक थे कौन, रत्नाकर जी, आधुनिक काल के भ्रमर गीत परंपरा के लेखक रत्नाकर जी। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। यहां तक चीजें क्लियर हो गया? कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो लोग। कि अब थोड़ा समझ लेते हैं इनके बारे में। जगन्नाथ दास रत्नाकर का जन्म की बात किया जाए तो 1866 ईस्वी में जन्म हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 31 जनवरी 31 जनवरी बोले 31 जून 1932। ठीक है, ये कवि, लेखक और संपादक भी थे। अगर आगे की बात की जाए, रत्नाकर जी फारसी भाषा में जकी नाम से रचनाएं करते थे। उद्धव शतक जो है इनका सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। रत्नाकर की काव्य की भाषा की अगर बात की जाए तो ये ब्रज भाषा थे और आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा की शुरुआत करने वाले लेखकों में इनका नाम शुमार है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुआ। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे इनकी प्रमुख रचनाएं। क्या करेंगे? प्रमुख रचनाएं। तो मिटा दे इसको थोड़ा सा महत्वपूर्ण तथ्य को, ताकि अच्छे से चीजों को हम लोग समझेंगे। अब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि छोड़ छोड़ कर पढ़ने से कोई फायदा है नहीं। क्योंकि अगर तुम लोग बीए का जो अभी पेपर हुआ है जेएनसीयू जिसको बोलते हैं चंद्रशेखर जननायक यूनिवर्सिटी, तो उसमें क्वेश्चन आया था, सूरदास जी से आया था, गोरखनाथ जी से आया था, आदिकाल से आया था। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं था जो हमारे 10 के बच्चे हिंदी वाले न कर पाए। बीए का क्वेश्चन एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें, एकदम इजी इजी क्वेश्चन आया था। सूरदास के बारे में आया था, गोरखनाथ के बारे में आया था, फिर से आदिकाल के बारे में आया था, आधुनिक काल के, भक्ति काल के बारे में आया था। जेएनसीयू जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बलिया। ठीक है, बीए का तुम लोग पेपर उठा कर देखोगे हिंदी का, अभी जो हुआ है फिलहाल में 2025 में, तुम लोग मैक्सिमम कर लोगे। क्यों? क्योंकि ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है जो ना पूछा, क्योंकि जीवन परिचय और उनका निबंध या और उनके बारे में लिखना था। तो ये तो ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं। तो इसी वजह से बोलते हैं कि हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में, ताकि हमें ये नहीं सोचना कि हमें 12 तक ही पढ़ना है।
प्रमुख रचनाएं, क्योंकि जो सोच लिया कि हमें 12 तक ही पढ़ना है तो पता चलेगा 12 तक ही रह जाएगा। हाँ, तो ऐसा करना है कि पढ़ लिख के अच्छा जगह पहुंच जाए, तो उसके लिए 12 से ऊपर जाना पड़ेगा। तो इनकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए जगन्नाथ दास रत्नाकर की, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, तो पहला रचना है गंगा अवतरण। स्टार वाला क्वेश्चन है एकदम। हाँ, गंगा अवतरण। हाँ, गंग नहीं है, गंगा अवतरण है। ठीक है, गंगा अवतरण। ये स्टार वाला क्वेश्चन है, ये पेपर में आने वाला क्वेश्चन है और आता भी है। गंगा अवतरण पहला इनकी रचना है, क्या नाम है? गंगा अवतरण। ये कब लिखा गया था? 1927 में। अब यहीं तक ये सीमित हो जाएगा, कहीं और पढ़ोगे तो, लेकिन हमारे यहाँ पढ़ोगे तो इसको बताएंगे हम कि भाषा इसकी क्या है। भाषा की बात किया जाए तो ये ब्रज भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? क्योंकि कोई अगर एग्जामिनर है तो ये भी तो पूछ सकता है कि गंगा अवतरण की भाषा बता दीजिए, तो नहीं पढ़े होंगे तो नहीं बता पाएंगे। तो भाषा होगी ब्रज, सर्ग की संख्या होगी 13। सर्ग कितना होगा? 13। काव्य कैसा है? काव्य कैसा है? तो ये महाकाव्य है। क्या है? ठीक है, चल नहीं रहा है ना, दिक्कत ये महाकाव्य है। ठीक, अब दूसरे से देखते हैं। दूसरा ठीक हो गया यहाँ तक। अब अगला है उद्धव शतक। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उद्धव शतक ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उद्धव शतक। ठीक, अगर उद्धव शतक की बात किया जाए तो 1929 कब लिखा गया था? अब इसकी भाषा की बात किया जाए उद्धव शतक की, तो भाषा होगी ब्रज। भाषा क्या होगी? ब्रज भाषा। अगर इसमें सर्ग की बात किया जाए, सर्ग तो नहीं है इसमें, काव्य की बात किया जाए, सर्ग नहीं है, काव्य है, प्रबंध काव्य। काव्य कैसा है? हाँ, वो था महाकाव्य, ये था प्रबंध काव्य। ठीक है, अगला है हरिश्चंद्र। अगला क्या है? हरिश्चंद्र। ठीक, हरिश्चंद्र की बात किया जाए तो इसमें सर्ग की संख्या है 4। सर्ग कितने होंगे? 4। ये भी है, ये है प्रबंध काव्य। कौन सा काव्य है? प्रबंध काव्य। ठीक है, प्रबंध काव्य। ये तीसरा नंबर था। ये जो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले हैं। हाँ, नहीं, जो इम्पोर्टेंट है वही मेन उसका टाइम रहता है। ठीक है, अब अगला बात किया जाए तो हिंडोला। अगला क्या है? हाँ, हाँ, मंडोला करो चाहे भंगोला करो, लेकिन नाम लिखो हिंडोला। क्या है? हिंडोला। हिंडोला हो गया। हिंडोला के बाद लिखो अगला हिंडोला। ठीक है, हिंडोला के बाद लिखो गंगा लहरी। ये तो चल ही नहीं रही है। हिंडोला के बाद लिखो गंगा लहरी। गंगा लहरी एकदम याद कर लेना है। गंगा लहरी, फिर से गंगा लहरी के बाद श्रृंगार लहरी। श्रृंगार लहरी, फिर से विष्णु लहरी। अगला क्या है? विष्णु लहरी। हाँ, उसको यहाँ तक कंप्लीट कर ले। ये तीनों याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हिंडोला, गंगा, श्रृंगार और विष्णु। तो लहरी वाला तो याद हो जाएगा। हाँ, गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, एकदम लहरी वाला लहरा देंगे, याद हो जाएगा, आसानी रहेगा। और हिंडोला। ठीक है, अब आगे की बात किया जाए, आगे और इनकी कौन सी रचनाएं हैं, तो रत्नाष्टक है। अगला क्या है? रत्नाष्टक। ठीक, अगला क्या है? रत्नाष्टक है। कल इसमें इंक डालना पड़ेगा। रत्नाष्टक है, नहीं कंप्लीट हो जाए। अगला क्या है? रत्नाष्टक। अगला उसके बाद बात करें तो कल काशी। कल काशी, कल काशी है। ठीक है, रत्नाष्टक हो गया। रत्नाष्टक के बाद विराष्टक भी था, छूट गया लग रहा था कोई,
लिख लो, विराष्टक है, रत्नाष्टक विराष्टक एक ही जैसा है, पकड़ लोगे। फिर कलकासी है, फिर प्रकीर्ण पदावली है, प्रकीर्ण पदावली, प्रकीर्ण पदावली, ठीक है। हाँ, प्रकीर्ण पदावली कहाँ पे, ये और रचना लिखवाएंगे, नहीं हो जाएगा, तो लाइन किस तरह दिखाई दे रहा हाँ कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये अगर बात की जाए जगन्नाथ दास रत्नाकर की, हम लोग एक बार रिवाइज कर लें तो जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी के महत्वपूर्ण कवियों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 1866 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान वाराणसी उत्तर प्रदेश। मृत्यु 31 जून 1932 ईस्वी में हुआ था। अगर बात की जाए इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में या महत्वपूर्ण कार्य क्या किया है इन्होंने, तो ये कवि थे, लेखक थे और संपादक थे। अगर आगे की बात किया जाए तो ये फारसी भाषा में जकी नाम से कविताएं लिखते थे। आगे की बात किया जाए, अगला इनकी महत्वपूर्ण बातें, तो ये जो थे जगन्नाथ दास रत्नाकर, उद्धव शतक इनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं। और इनकी काव्य की भाषा कैसी थी, ब्रज भाषा। अब इनकी प्रमुख रचनाएं की बात किया जाए तो गंगा अवतरण है, ठीक है, जो 1927 में लिखा गया है। इसकी भाषा गंगा अवतरण की ब्रज थी। सर्ग की संख्या 13, काव्य है महाकाव्य। अब देखो 12 तक में पूछना होगा तो यहीं तक रह जाएगा। अगर हमें यूपीएसआई, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, हाँ, या फिर एलटी ग्रेड जो भी है, तो उसमें से पूछेगा कि भाषा बता दीजिए। मैक्सिमम पूछता है सर्ग, कि सर्गों की संख्या, क्योंकि लोगों को याद नहीं रहता है। या फिर पूछ देगा का काव्य कैसा है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है कि लघु काव्य है, ठीक है। तो भाषा की बात किया जाए तो ब्रज भाषा, सर्ग की बात किया जाए तो 13, काव्य की भाषा की बात किया जाए तो महाकाव्य है। अगला है उद्धव शतक। अगला क्या है, उद्धव शतक। ये भाषा है ब्रज भाषा में, ये प्रबंध काव्य है। फिर हरिश्चंद्र है जिसमें सर्ग की संख्या 4, प्रबंध काव्य है। फिर इन्होंने हिंडोला लिखा है, गंगा लहरी लिखा है, श्रृंगार लहरी लिखा है, विष्णु लहरी लिखा है। फिर रत्नाष्टक, विराष्टक, ठीक है, कलकासी, प्रकीर्ण पदावली। अगर इंपोर्टेंट की बात किया जाए तो इसमें कौन कौन से स्टार वाले क्वेश्चन है जो हमें फंसने वाले हैं, तो ये तो दो इंपोर्टेंट बहुते हैं, गंगा अवतरण और उद्धव शतक, ठीक है। अगर इधर की बात किया जाए तो हिंडोला है, फिर गंगा लहरी, श्रृंगार लहरी, विष्णु लहरी, तीनों। अब इधर हमें बात किया जाए तो हमें रत्नाष्टक हो सकता है और कलकासी हो सकता है, ठीक, यहाँ तो क्लियर हो गया। अब हम लोग जब भी आगे क्लास हम लोग की चलेगी तो क्लास आगे की हम लोग की है द्विवेदी युग के महत्वपूर्ण कवि और सबसे लास्ट के कवि मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। तो हम लोग को लास्ट कवि के बारे में पढ़ना है जो द्विवेदी युग के हैं, वो कौन से होंगे, मैथिली शरण गुप्त। उसके बाद हम लोग सीधे छायावाद पे आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लासेस हम लोग को मैथिली शरण गुप्त की चलेगी।